भीमराव आम्बेडकर क्यों नहीं कहते थे गांधी को महात्मा? जय भीम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने गांधी को महात्मा क्यों नहीं कहते थे। इससे पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल का अपडेट हमेशा मिलता रहेगा। गांधी और आम्बेडकर के संबंध कैसे थे? इस सवाल पर लंबी बहसें होती रही हैं और काफी कुछ कहा सुना जा चुका है। खुद बाबा साहब आम्बेडकर ने तो गांधी को इसलिए कटघरे में खड़ा किया था कि जब आप भंगी नहीं हैं तो हमारी बात कैसे कर सकते हैं। जवाब में गांधी ने इतना ही कहा कि इस पर तो मेरा कोई बस है नहीं, लेकिन अगर भंगियों के लिए काम करने का एकमात्र आधार यही है कि कोई जन्म से भंगी है या नहीं, तो मैं चाहूंगा कि मेरा अगला जन्म भंगी के घर में हो। साल 1955 में डॉक्टर आम्बेडकर ने एक इंटरव्यू में महात्मा गांधी के साथ अपने संबंधों और मतभेदों पर लंबी बात की थी। आम्बेडकर जी कहते हैं कि मैं 1929 में पहली बार गांधी से मिला था। एक मित्र के माध्यम से। एक कॉमन दोस्त थे जिन्होंने गांधी को मुझसे मिलने को कहा। गांधी ने मुझे खत लिखा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं उनके पास गया और उनसे मिला। ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाने से ठीक पहले की बात है। फिर वह दूसरे दौर के गोलमेज सम्मेलन में आए। पहले दौर के सम्मेलन के लिए नहीं आए थे। उस दौरान वो वहां 5-6 महीने रुके। उसी दौरान मैंने उनसे मुलाकात की और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी उनसे मुलाकात हुई। पुनः समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी उन्होंने मुझसे मिलने को कहा, लिहाजा मैं उनसे मिलने के लिए गया। वो जेल में थे। यही वो वक्त था जब मैंने गांधी से मुलाकात की, लेकिन मैं हमेशा कहता रहा हूं कि तब मैं एक प्रतिद्वंद्वी की हैसियत से गांधी से मिला। मुझे लगता है कि मैं उन्हें अन्य लोगों की तुलना में बेहतर जानता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने अपनी असलियत उजागर कर दी। मैं उस शख्स के दिल में झांक सकता था। आमतौर पर भक्तों के रूप में उनके पास जाने पर कुछ नहीं दिखता, सिवाय बाहरी आवरण के जो उन्होंने महात्मा के रूप में ओढ़ रखा था। लेकिन मैंने उन्हें एक इंसान की हैसियत से देखा, उनके अंदर के नंगे आदमी को देखा। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि जो लोग उनसे जुड़े थे, मैं उनके मुकाबले बेहतर समझता हूं। सवाल नंबर 1, आपने जो भी देखा उसके बारे में संक्षेप में क्या कहेंगे? आम्बेडकर जी ने कहा, खैर, शुरू में मुझे यही कहना होगा कि मुझे आश्चर्य होता है जब बाहरी दुनिया और विशेषकर पश्चिमी दुनिया के लोग गांधी में दिलचस्पी रखते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो भारत के इतिहास में एक प्रकरण था, वो कभी एक युग निर्माता नहीं थे। गांधी पहले से ही इस देश के लोगों के ज़हन से गायब हो चुके हैं। उनकी याद इसी कारण आती है कि कांग्रेस पार्टी उनके जन्मदिन या उनके जीवन से जुड़े किसी अन्य दिन सालाना छुट्टी देती है। हर साल सप्ताह में 7 दिनों तक एक उत्सव मनाया जाता है। स्वाभाविक रूप से लोगों की स्मृति को पुनर्जीवित किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये कृत्रिम सांस नहीं दी जाती तो गांधी को लोग काफी पहले भुला चुके होते। सवाल नंबर 2, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने मूलभूत बदलाव किए? आम्बेडकर जी ने कहा, नहीं, कभी नहीं, बल्कि वो हर समय दोहरी भूमिका निभाते थे। उन्होंने युवा भारत के सामने 2 अखबार निकाले। पहला हरिजन अंग्रेजी में, और गुजरात में उन्होंने एक और अखबार निकाला जिसे आप दीनबंधु या इसी प्रकार का कुछ कहते हैं। यदि आप इन दोनों अखबारों को पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि गांधी ने किस प्रकार लोगों को धोखा दिया। अंग्रेजी समाचार पत्र में उन्होंने खुद को जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का विरोधी और खुद को लोकतांत्रिक बताया। लेकिन अगर आप गुजराती पत्रिका को पढ़ते हैं तो आप उन्हें अधिक रूढ़िवादी व्यक्ति के रूप में देखेंगे। वो जाति व्यवस्था, वर्णाश्रम धर्म या सभी रूढ़िवादी सिद्धांतों के समर्थक थे,
जिन्होंने भारत को हर काल में नीचे रखा है। दरअसल किसी को गांधी के हरिजन में दिए गए बयान और गुजराती अखबार में दिए उनके बयानों का तुलनात्मक अध्ययन करके उनकी जीवनी लिखनी चाहिए। गुजराती पेपर के 7 खंड हैं। पश्चिमी दुनिया सिर्फ अंग्रेजी पेपर पढ़ती है, जहां गांधी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले पश्चिमी लोगों के सम्मान में खुद को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक आदर्शों की वकालत कर रहे थे। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि उन्होंने वास्तव में अपने स्थानीय पेपर में लोगों से क्या बात की थी। ऐसा लगता है कि किसी ने इसका कोई संदर्भ नहीं लिया है। उनकी जितनी भी जीवनियां लिखी गई हैं, वो उनके हरिजन और युवा भारत पर आधारित हैं और गांधी के गुजराती लेखन के आधार पर नहीं। सवाल नंबर 3, फिर जाति संरचना में हरिजन को भगवान के रूप में प्रस्तुत करने के पीछे उनका असली इरादा क्या था? आम्बेडकर जी ने कहा, वो सिर्फ ऐसा चाहते थे। अनुसूचित जाति के बारे में 2 चीजें हैं। हम अस्पृश्यता समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि हमें समान अवसर दिया जाना चाहिए ताकि हम अन्य वर्गों के स्तर तक पहुंच सकें। अस्पृश्यता को बिल्कुल धो देना कोई अवधारणा नहीं है। हम पिछले 2000 वर्षों से अस्पृश्यता को ढो रहे हैं। किसी ने इसके बारे में चिंता नहीं की है। हाँ, कुछ कमियां हैं जो बहुत हानिकारक हैं। उदाहरण के लिए लोग पानी नहीं ले सकते हैं, लोगों के पास खेती करने और अपनी आजीविका कमाने के लिए भूमि नहीं हो सकती है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण अन्य चीजें हैं, अर्थात देश में उनकी स्थिति एक समान होनी चाहिए और उनके पास उच्च पदस्थ होने के अवसर भी होने चाहिए, ताकि न केवल उनकी गरिमा बढ़े बल्कि वो रणनीतिक स्थितियों में रहते हुए अपने लोगों की रक्षा कर सकें। गांधी इस विचार के बिल्कुल विरुद्ध थे, बिल्कुल खिलाफ। सवाल नंबर 4, वो गांधी मंदिर में प्रवेश होने जैसे मुद्दों से संतुष्ट थे। आम्बेडकर जी ने कहा, वो मंदिर में प्रवेश का अधिकार देना चाहते थे। अब हिंदू मंदिरों की कोई परवाह नहीं करता। अस्पृश्य इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि मंदिर जाने का कोई परिणाम नहीं है। वो अस्पृश्य ही बने रहेंगे, चाहे वो मंदिर जाएं अथवा नहीं। उदाहरण के लिए लोग अछूतों को रेलवे में यात्रा करने की इजाजत नहीं देते। अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेलवे उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं करने जा रही। वो ट्रेन में एक साथ यात्रा करते हैं। जब भी रेल में हिंदू और अस्पृश्य साथ यात्रा करते हैं तो वो अपनी पुरानी भूमिका में होते हैं। सवाल नंबर 5, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि गांधी रूढ़िवादी हिंदू थे? आम्बेडकर जी ने कहा, हाँ, वो बिल्कुल रूढ़िवादी हिंदू थे। वो कभी एक सुधारक नहीं थे। उनकी ऐसी कोई सोच नहीं थी। वो अस्पृश्यता के बारे में सिर्फ इसलिए बात करते थे कि अस्पृश्यों को कांग्रेस के साथ जोड़ सकें। ये एक बात थी। दूसरी बात, वो चाहते थे कि अस्पृश्य स्वराज की उनकी अवधारणा का विरोध न करें। मुझे नहीं लगता कि इससे अधिक उन्होंने अस्पृश्यों के उत्थान के बारे में कुछ सोचा। सवाल नंबर 6, क्या आपको लगता है कि गांधी के बिना राजनीतिक आजादी मिल सकती थी? आम्बेडकर जी ने कहा, जी हाँ, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। ये धीरे धीरे हो सकता था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि अगर स्वराज भारत में धीरे धीरे आता तो ये लोगों के लिए फायदेमंद होता। विकृतियों से ग्रस्त हर समुदाय या लोगों का हर समूह स्वयं को मजबूत करने में सक्षम होता अगर ब्रिटिश सरकार से सत्ता हस्तांतरण धीरे धीरे होता। आज हर चीज एक बाढ़ के समान आ गई है। लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। मुझे अक्सर लगता है कि इंग्लैंड में लेबर पार्टी सबसे वाहियात पार्टी है। सवाल नंबर 7, क्या गांधी में धीरज नहीं था या कांग्रेस पार्टी में? आम्बेडकर जी ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि अचानक इटली आजादी देने के लिए तैयार क्यों हो गए। ये एक गोपनीय विषय है जो मुझे लगता है
कि इटली किसी दिन अपनी जीवनी में दुनिया के सामने लाएंगे। वो उस मुकाम तक कैसे पहुंचे? किसी ने अचानक इस बदलाव के बारे में नहीं सोचा था, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये मुझे अपने आकलन से लगता है। मुझे लगता है कि लेबर पार्टी ने 2 कारणों से ये फैसला किया। पहला है सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रीय सेना। इस देश पर राज कर रहे ब्रिटिश को पूरा भरोसा था कि देश को चाहे कुछ भी हो जाए और राजनीतिज्ञ चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन इस मिट्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता नहीं बदलेंगे। इस सोच के साथ वो अपना प्रशासन चला रहे थे। उस सोच को बुरी तरह धक्का पहुंचा जब उन्हें पता चला कि सैनिक एक पार्टी या बटालियन बना रहे हैं जो ब्रिटिश को उखाड़ फेंकेगी। मुझे लगता है कि ऐसे में ब्रिटिश इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर उन्हें भारत पर शासन करना है तो इसका इकलौता आधार ब्रिटिश सेना से संचालन हो सकता है। 1857 की बात करें, जब भारतीय सैनिकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। उन्होंने पाया कि ब्रिटिश के लिए ये संभव नहीं होगा कि वो भारत में लगातार इतनी यूरोपीय सेना मुहैया कराते रहें जिसके जरिए शासन किया जा सके। दूसरी बात जो मुझे लगती है, हालांकि मेरे पास ऐसा सबूत नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ब्रिटिश सैनिक सेना को फौरन समाप्त करना चाहते थे ताकि वो नागरिक पेशे अपना सकें। आप जानते हैं कि सेना को धीरे धीरे कम करने के पीछे कितनी नाराजगी थी, क्योंकि जिन्हें सेना से नहीं निकाला गया था वो सोचते थे कि जिन लोगों को सेना से निकाल दिया गया है वो उनका नागरिक पेशा हथिया रहे हैं और उनके साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है। लिहाजा भारत पर शासन करने के लिए पर्याप्त ब्रिटिश सेना रखना उनके लिए मुमकिन नहीं था। तीसरी बात, मुझे लगता है कि इसके अलावा उन्होंने सोचा कि भारत से उन्हें सिर्फ वाणिज्य चाहिए था और सिविल सर्वेंट की पगार या सेना की आमदनी नहीं। ये तुच्छ चीजें थीं। व्यापार और वाणिज्य के रूप में इनका बलिदान करने में कोई हर्जा नहीं था। भारत आजाद हो जाए या उसकी स्थिति स्वीकृत डोमेन या उससे कमतर हो, लेकिन व्यापार और वाणिज्य बना रहना चाहिए। मैं इसके बारे में सुनिश्चित नहीं हूँ, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है लेबर पार्टी की मंशा यही रही होगी। सवाल नंबर 8, पूना समझौते की बात करते हैं। आप उस समझौते में शामिल थे। क्या आपको याद है कि उस दौरान गांधी से आपकी क्या बातचीत हुई? आम्बेडकर जी ने हल्के स्वर में हाँ, मैं ये बात अच्छी तरह जानता था। ब्रिटिश सरकार ने मैकडोनाल्ड के दिए मूल प्रस्ताव में मेरा सुझाव मान लिया था। मैंने कहा था कि हम एक समान निर्वाचित प्रतिनिधि चाहते हैं ताकि हिंदुओं और अनुसूचित जातियों के बीच दरार बनी रहे। हमें लगता है कि अगर आप एक समान निर्वाचन प्रतिनिधि उपलब्ध कराते हैं तो हम समाहित हो जाएंगे और अनुसूचित जाति के नामित वास्तव में हिंदुओं के गुलाम बन जाएंगे, आजाद नहीं रहेंगे। अब मैंने राम से मैकडोनाल्ड से कहा कि वो इसी विषय को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमें अलग निर्वाचन प्रतिनिधि और आम चुनाव में अलग मत दें ताकि गांधी ये नहीं कह सकें कि हम चुनाव के मामले में अलग हैं। पहले मेरी सोच यही थी कि पहले 5 वर्ष हम हिंदुओं से अलग रहें, जिसमें कोई व्यवहार, कोई संवाद न हो। ये सामाजिक और आध्यात्मिक कदम होता। आप एक आम मतदाता में भागीदारी के चक्र में क्या देख सकते हैं? इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आप जिस अलगाववाद के बारे में सोचते हैं वो सदियों से बढ़ी है। ये सोचना मूर्खता है कि यदि 2 लोगों के एक साथ मतदान केंद्रों पर मतदान करने से उनके दिल बदल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गांधी का पागलपन है। खैर, इसे अलग रखा जाना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था में अस्पृश्यों से मतदान कराते हैं तो आप उन्हें उसी अनुपात की अपनी आबादी का प्रतिनिधित्व करने देते हैं ताकि मतदान पर बल मिले और प्रतिनिधि पर नहीं, ताकि गांधी और अन्य लोग शिकायत न कर सकें। राम से मैकडोनाल्ड ने इसे स्वीकार कर लिया।
ये वास्तव में मेरा सुझाव था। मैंने नेपल्स से उन्हें पत्र लिखा था। मैं चाहता था कि वो यही करें ताकि कोई समस्या न हो। उन्होंने यही किया। हमें अलग से निर्वाचन क्षेत्र और आम चुनाव में मतदान का अधिकार दिया। लेकिन गांधी नहीं चाहते थे कि हम अपने वास्तविक प्रतिनिधियों को भेजें। लिहाजा वो समझौते में अलग निर्वाचन क्षेत्र को नहीं जोड़ना चाहते थे और अनशन पर चले गए। फिर ये मेरे ऊपर आ गया। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अगर आप समझौता नहीं मानना चाहते तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हम समझौता स्वयं समाप्त करना चाहते थे। हमने समझौता छोड़ दिया। हमने हर वो चीज छोड़ दी जो सर्वश्रेष्ठ थी। सवाल नंबर 9, तो शायद ही उन्होंने पूरी तरह राजनीतिज्ञ की तरह काम किया। आम्बेडकर जी ने कहा, राजनीतिज्ञ की तरह। वो कभी महात्मा नहीं थे। मैं उन्हें महात्मा कहने से इनकार करता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में उन्हें कभी महात्मा नहीं कहा। वो इस पद के लायक कभी नहीं थे। नैतिकता के लिहाज से भी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। धन्यवाद।